दोस्तों, पहले जमाने में एक नेक बादशाह था। एक मर्तबा वो बादशाह अपने वीरों के साथ सैर के लिए निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए और जब खाने का वक्त हुआ तो दस्तरखान बिछाया गया। इतने में बादशाह ने गौर किया कि एक बहुत ही बड़े दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसमें बंदरों वाली कोई भी हरकत नहीं थी। बादशाह ने कहा, अरे थोड़ा सा खाना इस बंदर के सामने भी डाल दो। फिर नौकरों ने थोड़ा सा खाना उस बंदर के सामने जाकर डाल दिया। बंदर झट से पेड़ से नीचे उतर कर आया और एक ठीकरी लेकर कोयले से कुछ लिखा और फिर बंदर ने वो ठीकरी बादशाह को थमा दी। उस ठीकरी पर लिखा हुआ था कि मैं खाना ऐसे नहीं खाऊंगा, बल्कि जैसा दस्तरखान बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा भी मेरे लिए लगाया जाए, मैं तभी खाना खाऊंगा। बादशाह को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया, इसके लिए भी एक ऐसा दस्तरखान लगा दो जैसा मेरे लिए लगाया गया है। इसके बाद बंदर दरख्त से नीचे फिर उतर आया और खाना खाकर फिर से दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अचानक तभी आसमान पर काले रंग के बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा। बादशाह ने नौकरों से कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के सामने भी रख दो, कहीं वो भीग ना जाए। नौकरों ने टाट का टुकड़ा बंदर के पास ले जाकर रख दिया। बंदर ने फिर से कुछ ठीकरी पर लिखा और बादशाह को दे दिया। अब उस पर लिखा हुआ था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है वैसा ही खेमा मेरे लिए भी लगाया जाए, मैं सिर्फ तभी आऊंगा। बादशाह के कहने पर वैसा ही खेमा बंदर के लिए भी लगा दिया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। वो बंदर दरख्त से नीचे उतरकर अपने खेमे के अंदर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह जब वापस जाने लगा तो बादशाह ने नौकर से कहा, जाओ बंदर से पूछो क्या वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। तो बंदर ने फिर से एक ठीकरी पर कुछ लिख दिया, जैसा हाथी बादशाह के लिए तैयार किया गया है वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार किया जाए, मैं तभी चलूंगा। बादशाह बंदर के अंदर अब दिलचस्पी लेने लग चुका था। अब बादशाह बंदर के अंदर दिलचस्पी लेने लगा तो उसने बंदर के लिए भी अपनी ही जैसी एक सवारी तैयार करवा दी। जब वो महल के पास पहुंचे तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जो खेमे नौकरों के लिए हैं उनमें से एक खेमा बंदर को भी दे दिया जाए। लेकिन बंदर ने फिर से लिख कर दे दिया, जैसा महल बादशाह के लिए है वैसा महल मेरे लिए भी बनवाया जाए और मैं वहीं रहूंगा, वरना मैं वापस जंगल में चला जाऊंगा। बादशाह के पास एक और महल भी था जहां वो बहुत ही कम जाया करता था। बादशाह ने सोचा कि उस महल में बंदर को ठहरा दिया जाए। बादशाह की बीवी और नौकरों को बंदर से अब बहुत ज्यादा चिढ़ होने लग गई थी। इधर बंदर ने बादशाह के महल में भी आना जाना शुरू कर दिया। बंदर मुकदमे बहुत ही गौर से सुनता और जब बादशाह कोई गलत फैसला लेने वाला होता तो बंदर बादशाह के हाथ से फौरन कागज को लेकर फाड़ दिया करता था और कलम से सही फैसला लिखकर बादशाह के हाथ में दे देता था। शुरू में तो बादशाह को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर बादशाह समझ गया कि बंदर की ही वजह से वो बहुत सारी गलतियां करने से बच जाता है। उस बादशाह की एक खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से दिल जान से ज्यादा मोहब्बत करता था। बंदर को देखने का शौक बादशाह की बेटी को भी पैदा हो गया। एक दिन शहजादी अपनी सहेलियों के साथ बंदर को देखने के लिए आई। जब बंदर ने शहजादी को देखा तो उसे देखकर वो घूरने लगा। शहजादी बंदर के डर से महल के अंदर भाग गई और उसके बाद से ये होने लगा कि शहजादी जब भी बन संवर कर अपना चेहरा आईने में देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता था। पता नहीं कैसे वो बंदर उसके कमरे में घुस जाता। अब एक दिन बंदर ने पर्ची में कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमा दिया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे शहजादी को भी बंदर से हमदर्दी हो गई। अब जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो उसे ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरी। बंदर उसकी बेटी के कमरे में आता जाता है। बादशाह अगले ही दिन बंदर से मिलने के लिए उसके पास गया। बंदर महल में मौजूद था। बादशाह कहने लगा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हारी अब तक हर बात को माना है।
तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा दिया है। शायद कोई दूसरा बादशाह तुम्हारे साथ ऐसा ना करता, मगर अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है, तो ये बात तो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी है। इससे पहले कि मैं कुछ सख्त कदम उठाऊं, बेहतर होगा कि तुम बाज आ जाओ। बंदर महल से एक कागज और कलम लेकर आया और कुछ लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। बादशाह ये पढ़कर हक्का बक्का रह गया कि अपनी फूल सी शहजादी की शादी इस बंदर से, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा, ऐसा तो मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता, तुमने सोच कैसे लिया? तभी बंदर ने लपक कर बादशाह की कमर से उसकी तलवार छीन ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर ऐसा आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मारकर आपकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझे इस महल में रखा, मेरे खाने पीने का इंतजाम किया। मैं आपको मारकर अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। बादशाह ने अपनी मौत को सामने देखा तो कहने लगा, अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए। बादशाह अपने महल वापस आ गया। वो बहुत परेशान हुआ। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी जान। सारी रात टहलते हुए उसने परेशानी में गुजार दी, लेकिन अपनी बीवी को उसने कुछ भी नहीं बताया। वो जानता था कि बीवी को जैसे ही पता चलेगा वो सारा महल अपने सर पर उठा लेगी। सुबह होने तक बादशाह फैसला कर चुका था कि वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बेटी की शादी उस बंदर से कभी नहीं करेगा। वो कुछ नसीहत करने के लिए अपनी बेटी के पास गया कि बेटी, कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें अपनी मां को कैसे देखना है और सल्तनत को कैसे संभालना है। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता करें। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी, ये बंदर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझसे कहता है कि मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूं, वरना वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन ये तो नामुमकिन है, मैं तुम्हारी शादी उससे भला कैसे कर सकता हूं? तुम्हारी मां ने उसके कत्ल के बारे में कई बार मंसूबे बनाए, लेकिन वो हमेशा नाकाम रही। वो बंदर आज भी जिंदा फिरता है। बादशाह कहने लगा, मैं जाकर बंदर को साफ साफ बता देता हूं कि मैं तेरी शादी अपनी बेटी के साथ कभी भी नहीं कर सकता। उसके बाद शायद वो मुझे मार देगा। तुम अपनी मां के साथ तहखाने में जाकर छुप जाना और उस वक्त तक बाहर ना निकलना जब तक कि वो बंदर यहां से चला ना जाए। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, आपकी जान इतनी बेकार तो नहीं, आप मेरे वालिद ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आप जाकर बंदर से मेरे रिश्ते के लिए हां कर दीजिए। आखिरकार शहजादी ने जैसे तैसे अपने बाप को ही मना लिया। बादशाह ने बंदर को अपनी रजामंदी बताई और बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां शुरू करें। मलिका को जब यह बात मालूम हुई तो उसने तो सारा महल अपने सर पर उठा लिया। अब निकाह वाले दिन बादशाह ने मलिका को एक कमरे में बंद कर दिया और शहजादी का निकाह उस बंदर के साथ करवा दिया गया। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। अगले दिन जब शहजादी महल वापस आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। मलिका ने जब ये देखा तो वो बहुत हैरान हुई। मलिका बोली, बेटी, तुम उस बंदर के साथ इतनी खुश हो? शहजादी बोली, हां, मैं बहुत खुश हूं। शहजादी दिन में अपने बाप के महल में रहती और रात के वक्त वो बंदर के पास उसके महल में चली जाती। एक बार रात के वक्त मलिका ने नौकरानियों वाला लिबास पहना और बंदर के महल में चली गई। शहजादी के कमरे का दरवाजा बंद था। मलिका ने दोनों की बातें सुननी शुरू कर दी। अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मलिका ने ताले के सुराख के अंदर से झांक कर देखा तो देखा कि शहजादी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ बैठी हुई है। वो शहजादी के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर मलिका हैरान रह गई और सोचने लगी, अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूं कि मेरी बेटी भला इस बंदर के साथ इतना ज्यादा खुश कैसे रह सकती है।
अब मलिका वहां से पलटकर जाने लगी तो उसको एक तरफ बंदर की खाल पड़ी हुई नजर आई। मलिका सोचने लगी, इतनी मोटी बंदर की ये खाल अपने ऊपर पहनकर भला क्यों घूमता है और बंदर क्यों बना फिरता है? अगर मैं इस खाल को जला दूं तो फिर ये कभी भी बंदर नहीं बनेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल को उठाकर अपने महल में ले जाती है और उस खाल को वहीं आग लगा देती है। इधर मलिका ने बंदर की खाल को आग लगाई, उधर शहजादे को जलन महसूस होने लगी। शहजादा बचाओ बचाओ करके गायब हो गया। हैरानकुन शहजादी अपने वालिद के महल में वापस आती है तो क्या देखती है कि उसकी वालिदा ने बंदर की खाल को आग लगा दी थी। शहजादी ने जल्दी जल्दी से वो आग बुझाई। शहजादी को अब पता चल चुका था कि उसकी मां का ही ये कारनामा है। वो रो रो कर कहने लगी, हाय अम्मा जान, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। आखिर आपकी क्या दुश्मनी थी मुझसे? उसकी मां ने कहा, बेटी मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा कि मैं वो बंदरों वाली खाल अगर जला दूंगी तो बिल्कुल नौजवानों की तरह मेरा जमाई राजा बनकर रहेगा। शहजादी ने कहा, अम्मी जान, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, अब आपको ठंडक पड़ गई। मां शहजादी की तमाम बातों को सुनकर परेशान थी। जब बादशाह को यह पता चला तो बादशाह ने नौकरों को भेजा, लेकिन कहीं से भी बंदर की कोई खबर न मिली। अब शहजादी ने जोगन वाले कपड़े पहने और शहजादे की तलाश में निकल गई। जंगल जंगल, सेहरा सेहरा वो भटकती फिरती। उसके पांव में छाले पड़ गए। शहजादी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। एक रात शहजादी उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उस पेड़ के ऊपर चकोर और चकोरी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। शहजादी उनकी बातें सुन रही थी। चकोर दरअसल एक परिंदा होता है। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, तू इतना परेशान क्यों है? चकोरे ने कहा, क्या बताऊं, यहां से यूरोप की तरफ एक शहजादा है, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आंवले पड़े हुए हैं, वो सो भी नहीं सकता। सारे तबीब और हकीम उसका इलाज करके हार गए, कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। चकोरी ने पूछा, शहजादे की हालत भला कैसे हुई? चकोरे ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। शहजादे की जान तो बच गई, लेकिन उसका सारा जिस्म जल गया है। चकोरी ने कहा, ए चकोरे, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, अगर कोई हमारी बीट इकट्ठी कर ले और इन्हें संदल के साथ घिसकर 40 दिन तक रोजाना सुबह शाम शहजादे को लगाए तो शहजादे के सारे जख्म भर जाएंगे। शहजादी जो पेड़ के नीचे बैठी ये सब सुन रही थी, वो समझ गई कि ये मेरे शहजादे के बारे में ही बात हो रही है। चकोरी चकोरा तो सुबह उड़ गए। शहजादी ने उनकी सारी बीट इकट्ठी की और एक तबीब के भेष में वो यूरोप की तरफ चल पड़ी। वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहजादी को एक शहर नजर आया। शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे और अपने अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। शहजादी जिससे भी उसकी परेशानी की वजह पूछती तो सारे बताते कि उनके शहजादे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा और दूसरी दवाएं ली और जरूरत का सामान खरीदकर शहजादी शाही महल में पहुंच गई और पहरेदार से कहने लगी कि जाकर बादशाह से कहो कि हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आया है, वो शहजादे का इलाज करेगा। पहरेदार भागता हुआ बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा कि उसे फौरन अंदर बुला कर लाओ। बादशाह ने देखा कि ये तो अभी नौजवान है, ये शहजादे का भला क्या इलाज करेगा? इतने बड़े बड़े तबीब और हकीम इसका इलाज ना कर सके। मगर फिर भी बादशाह ने कहा, तुम भला क्या कर लोगे, यहां बड़े बड़े तबीब और हकीम हार चुके हैं। शहजादी बोली, अगर 40 दिन में शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा है वो मेरी सजा होगी। ये सुनकर बादशाह ने खुशी से हां कर दिया और शहजादी ने कहा, मुझे शहजादे के साथ वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात शहजादे की देखभाल कर सकूं।
बादशाह के हुक्म पर शहजादी को शहजादे के साथ वाला कमरा दे दिया गया। शहजादी ने इलाज शुरू कर दिया और महीने भर में ही शहजादा पूरे तरीके से ठीक हो गया, लेकिन जख्म अभी थोड़े थोड़े कच्चे थे। जैसे ही चकोरी और चकोरे ने 40 दिन की बात की थी, इसी तरह शहजादी शहजादे की खिदमत करती रही और बादशाह ने उसे बहुत भारी इनाम देने की तैयारी कर रखी थी और शहजादा उस तबीब का दिल से शुक्रगुजार था। लेकिन हुआ यह कि 40वें दिन शहजादी ने शहजादे के जिस्म पर वो लेप किया और वहां से निकल गई और अपने महल की तरफ लौट आई। शहजादी ने वहां से आने से पहले शहजादे की अंगूठी जरूर उससे मांग ली थी और शहजादे की अंगूठी अपने साथ लेकर वो अपने वालिद के महल पर वापस आ गई। इधर शहजादे को यह मालूम नहीं था कि तबीब चला गया है। महल में शहजादे की सेहत याबी की तैयारी बहुत जोर शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का दूर दूर तक कोई भी अता पता न था। शहजादा बहुत परेशान हुआ और बादशाह भी हैरान था कि ये कैसा तबीब था, वो कैसा हकीम था जो बगैर एक पैसे का तकाजा किए हुए खामोशी के साथ यहां से चला गया। शहजादा जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया तो उसको अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। एक दिन वो अपने वालिद से इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था, उसके साथ फौज का एक शाही दस्ता भी था। नौकरों ने उसे बड़े ही एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर दी। बादशाह बेटी के गम की वजह से वक्त से पहले ही बूढ़ा हो चुका था। शहजादे ने बड़े ही अदब से बादशाह को सलाम पेश किया। बादशाह ने कहा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? शहजादे मालूम देते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानता हूं और मैंने तो इससे पहले तुम्हें कभी कहीं देखा भी नहीं है। शहजादे ने कहा, ऐ मेरे मोहसिन, आप भले ही मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकता हूं। मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। दरअसल मैं वही बंदर हूं जिसको आपने अपनी बराबरी का दर्जा दिया था और अपने महल में रखा, खिलाया पिलाया और अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दी। बादशाह ने खुशी से और हैरत से पूछा, बेटा ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं आपको अपनी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले यह बताइए कि मेरी दुल्हन कहां है? बादशाह ने कहा, बेटा वो तो तुम्हारे जाने के बाद उसी महल में अकेले रहती है। शहजादा वहां खुशी से भागा, महल के अंदर गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। शहजादे को अपने सामने देखकर शहजादी को यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हां शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहां खींच कर लाई है। तुम्हारी मां ने तो मुझे मारने में कोई कसर न छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े छालों से भर गया था। शहजादी ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी है आपकी? शहजादे ने कहा, हां, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? शहजादी ने कहा, क्योंकि वो तबीब और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। फिर शहजादी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। शहजादी ने कहा, मेरी मां भी आपकी दुश्मन नहीं थी। जब मेरी मां ने आपको इंसान बना हुआ देखा तो उसने बंदर की खाल को जला दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ना होगी वो खाल और ना कभी आप दोबारा बंदर बनेंगे। शहजादी बोली, गलती तो आपकी भी है ना कि आपने मुझे कभी अपने बंदर बनने की वजह बताई ही नहीं, वरना मैं उस खाल को अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रखती। शहजादे ने कहा, दरअसल मुझे ये सारी बातें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला। तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं शिकार करने के लिए निकला हुआ था और मेरे साथ नौकर भी थे। जंगल में मुझे एक हिरन नजर आया तो मैंने उस पर अपना तीर चलाया। वो हिरन मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैं उस हिरन की तलाश में निकला। मैं इतना आगे निकल गया कि मेरे साथ जो लोग थे वो सब पीछे रह गए। मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। मैंने देखा कि सेहरा के पास एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके करीब 1 साल का एक बच्चा भी बैठा हुआ था। वो बुजुर्ग रो रहे थे। उस बच्चे की टांग से खून बह रहा था। वो बुजुर्ग रो रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने उस बच्चे की टांग पर तीर मारा था।
मुझे देखकर बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तुम इंसान हो या बंदर हो? तमीज तो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी है। बस ये उनके कहने की देर थी कि मैं फौरन ही इंसान से वहां बंदर बन गया। मेरी शक्ल तब्दील हो गई। अब जंगल जंगल भटकता फिरता हूं, मुझे कोई ठिकाना नहीं। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि मैंने उनके पांव पकड़ लिए, रो रो कर उनसे मुआफी मांगने लगा। मेरी उस हालत को देखकर उस बच्चे को मुझ पर तरस आ गया। उसने अपने दादा से कहा, दादा जान, जब इंसान अपनी गलती को मान ले तो उसे मुआफ कर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसे मुआफ कर दें। लड़के ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग ने कहा, देख, सीख इससे कुछ। तूने इसके साथ क्या किया और ये तेरी भलाई के लिए क्या मांग रहा है? खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन इसे कम कर सकता हूं। साल भर तू बंदर ही रहेगा और जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए शादी को तैयार हो जाएगी तब तू अपनी असली हालत में वापस लौट आएगा। अगर 1 साल से पहले तेरी शादी हो गई, सिर्फ अपनी बीवी के सामने ही तू इंसान के शक्ल में आ सकेगा। मजबूर होकर मैं वहां से आ गया। मैंने वापस अपने महल में भी नहीं जाने का सोचा था और अब मेरा कोई ठिकाना भी नहीं था। 6 महीनों तक मैं जंगल में यूं ही भटकता रहा कि उसके बाद मेरी मुलाकात तुम्हारे वालिद के साथ जंगल में हो गई, जो मुझे वहां से अपने साथ महल में लेकर आ गए। फिर बादशाह ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और आगे की सारी बातें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। शहजादी की यह बात खत्म नहीं हुई थी कि उसी वक्त मलिका और बादशाह ने सारी गुफ्तगू सुन ली। फिर मलिका ने शहजादे से मुआफी मांगी और शहजादे ने मलिका को मुआफ कर दिया। बादशाह ने कहा, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम मेरे पास रहोगे। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे अपनी दुल्हन को लेकर अपने महल पर जाना है, अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपका हाथ बटाने के लिए जरूर आता रहूंगा। उसके बाद बादशाह अपनी दुल्हन को साथ लेकर अपने वालिद के पास चला गया और फिर दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।